guys, welcome to yet another session of Total Commerce. ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और स्टे हेल्दी एमिड द कोरोना पैंडेमिक। आज का टॉपिक हमारा है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें मालूम है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Isn't it? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए फर्स्ट आपको जो टॉपिक लेना है वो पहला लेना है आइटम कैश अगर गिवन हो तो। दूसरा लेना है आपको डेटर्स। डेटर्स के बाद जो थर्ड आइटम रहता है जनरली वो स्टॉक का रहता है, जिसको हम इन्वेंट्रीज बोल सकते हैं। इन्वेंट्री तीन तरह का रहेगा आपका, एक तो रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का और एक फिनिश गुड्स का। ये तीन तरह के इन्वेंट्री रहेंगे आपके पास। तो इन्वेंट्रीज का, रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद हम ले लेते हैं समटाइम्स अब एडवांसेस आर गिवन। अगर कोई एडवांसेस हैं तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, और अगर कोई आइटम और दे रखा हो तो अदर आइटम में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारी करंट असेट्स आपकी यहाँ पर अमाउंट कॉलम में हम लिखते चले जाते हैं। दूसरा अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में जनरली क्या क्या दे रखा होता है। देखिए आपको क्रेडिटर्स दे रखे होंगे। क्रेडिटर्स देखिए दो तरह के होते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं। रखा हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको टाइम लैग दे रखा होगा कि कितना टाइम लैग है, आप इसमें कितने टाइम बाद उस चीज का पेमेंट कर रहे हैं। देखिए यहां तक का आपकी एसेट्स का मैं टोटल कर लेता हूं सपोज, और इसमें से आप लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज को। तो करंट लायबिलिटीज का टोटल यहां आपके लेस करने के बाद ये नेट अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। इसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी इस असेट्स में से ये लायबिलिटीज को हम लेस कर देंगे। एक और चीज इसमें रहती है, अगर इसमें ऐड करना है आपको कंटिंजेंसीज के लिए तो आप वो अमाउंट ऐड कर देंगे। ये जो अमाउंट आएगा ये आपका आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूंगा एक चीज और आपको और क्लैरिफाई कर दूं, ये इन्वेंट्री या स्टॉक के बारे में। तो यहां पर मैं आपको इन्वेंट्री या इसको स्टॉक बोल देते हैं, इसके बारे में जरा सा डिटेल करना चाह रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ज्यादा क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का बचता नहीं है, बाकी सारे कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं। तो वर्क इन्वेंट्री में देखिए तीन तरह की इन्वेंट्री मैंने बताया था। एक तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस होगा और तीसरा फिनिश गुड्स होगा। ये तीन ही इन्वेंट्री बताई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो मैंने यहाँ तीनों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखिए जो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड होता है या आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, आप यहाँ अमाउंट लिखना है ना, कॉस्ट लिखना है आपको। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप निकालेंगे कैसे? देखिए रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड क्या होता है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए इसका फॉर्मूला रहेगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज डेली कंजम्पशन, यानी आप एवरेज स्टॉक को, जो भी आपका एवरेज स्टॉक है
उसको एवरेज कंजम्पशन जो डेली का होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। अब एवरेज डेली कंजम्पशन कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, जब हमने डेली एवरेज कंजम्पशन निकालना है तो जितना भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए 365 डेज से, तो वो रॉ मटेरियल डेली कंजम्पशन आ जाएगा आपका। अच्छा, दूसरा एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। तो आपको एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से एवरेज डेली कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। ये तो बात आ गई होल्डिंग पीरियड निकालने की। अब इस होल्डिंग पीरियड का हम रॉ मटेरियल में अमाउंट कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए होल्डिंग पीरियड में मानता हूं 2 मंथ्स का आ गया, ये 60 डेज का आया, मान लीजिए 2 मंथ्स का। तो 2 मंथ्स का जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आया उसको हम कैसे इसमें यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट रॉ मटेरियल का कैसे निकलेगा। सपोज 28,80,000 एक मैं फिगर ले रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन से ही फिगर ले रहा हूं। ये 28,80,000 है, मान लीजिए 2 महीने का स्टॉक आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, तो आपका जो स्टॉक आएगा वो कितना आएगा, 2 6 और 6 से आप काटेंगे तो 4,80,000। तो ये अमाउंट यहाँ आपको यहाँ 4,80,000 रख देना है। ये आपका रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 2 महीने का था, इससे हमने रॉ मटेरियल का अमाउंट निकाल लिया कि कितना आया, ये 4,80,000। हम इस तरह से ये कैलकुलेशंस आगे करते जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब कभी कभी आपको ये अमाउंट ही नहीं दे रखा होता है कि ये 28,80,000 आया कहाँ से। तो देखिए, इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको उस केस में नंबर ऑफ यूनिट्स जरूर दे रखे होंगे कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस या सेल हुए। तो जितने भी यूनिट्स हों उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये जरूर दे रखा होगा उन क्वेश्चंस में जिसमें अमाउंट नहीं दे रखा होगा। तो आप सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं मानता हूं यहाँ मटेरियल कॉस्ट 12 रुपए और ये 2,40,000 यूनिट से, तो 2,40,000 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 28,80,000। करेक्ट। देखिए, कभी कभी आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दे रखी होती, तब आप उस केस में क्या करेंगे, ये मटेरियल कॉस्ट 12 रुपए जो आई है, ये ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा होगा। आपको सेलिंग प्राइस एक बार दे रखा होगा और मटेरियल का प्रोपोर्शन दे रखा होगा कि कितना परसेंट मटेरियल में आपका कंज्यूम होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल का कितना पार्ट है, तो वो जरूर दे रखा होगा। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपए है मान लीजिए, और मटेरियल का जो प्रोपोर्शन है मटेरियल कॉस्ट है वो 60% मान लीजिए, तो 20 रुपए का 60% कर लेते हैं हम, तो 12 रुपए आ गया। तो इस तरह से अगर आपको ये नहीं दे रखा होगा तो आपको कुछ फिगर्स दे रखी होती हैं, उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको दोनों मेथड्स बता दिए कि कैसे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते हैं और कैसे उस होल्डिंग पीरियड को यूज करके हम रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री निकाल लेते हैं कि कितना इन्वेंट्री हमारा रहेगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी निकालने को बता दिया है कि कभी कभी कॉस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो यू हैव टू कैलकुलेट इट, कि सिंपली आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखा होगा उसको मटेरियल कॉस्ट का प्रोपोर्शन दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और सेलिंग यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल गेट द फिगर ऑफ दिस मच अमाउंट, यानी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल की तरफ। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखिए, जो आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिया उसमें रॉ मटेरियल में आपके ओवरहेड्स भी ऐड हो जाते हैं और आपका लेबर भी ऐड हो जाता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो आता ही आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ साथ इसमें ऐड होता है लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। तो ये दोनों चीजें ऐड हो जानी है आपके, तो आपको निकलता है वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट। और वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग WIP प्लस कर देंगे आप और क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ WIP। ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मेट होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल अमाउंट निकाल के इसको इन्वेंट्री होल्डिंग से
डिवाइड करके यू विल गेट द फिगर ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट। करेक्ट। देखिए फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री कैसे आएगा। देखिए फिनिश गुड्स के लिए आपको अभी मैंने वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताया था, तो उसका जो भी अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको देखिए वो तो नहीं समझाने जा रहा कॉस्ट शीट, लेकिन मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आया है वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करने के बाद। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या करना होगा, यू हैव एनी क्लू, एनी आइडिया? नहीं। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये ऐड कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप ऐड कर देंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आप लेस कर देंगे तो आपका ये फिगर जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से कोई मतलब ही नहीं होता है, हमें तो केवल फिनिश गुड्स के कैलकुलेशन में केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होता है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको लेना है, और इस फिनिश गुड्स को नंबर ऑफ जो भी होल्डिंग पीरियड दे रखा होगा मंथ्स में उससे आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द स्टॉक अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आपको टोटल मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए ले लेते हैं एक क्वेश्चन और उससे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और स्टेटमेंट बनाएंगे उसका। ये इसी फॉर्मेट में मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा। देखिए बच्चों आप लोगों की बुक्स में, ये डॉक्टर एसपी गुप्ता सर की बुक में यूज़ कर रहा हूँ, और उनकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें जो पहले करंट एसेट्स हैं, हम पहले टोटल करंट एसेट्स निकालेंगे कि कितनी टोटल एसेट्स हमारी एक्चुअल में हो रही हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है और रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया कि दोनों फिगर आपको दे रखी हैं। इसमें स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन एज 50,000, आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का। अच्छा दूसरा इसमें स्टॉक दिया हुआ है आपको रॉ मटेरियल का, वो भी 50,000 है, दोनों के स्टॉक्स 50,000 हैं, और इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का कोई स्टॉक गिवन नहीं है। तो हम इसी हमने यही फॉर्मेट यूज कर लिया है। अगला जो टॉपिक वो बोल रहा है, इसमें दे रखा है एवरेज क्रेडिट गिवन। तो जो होम सेल्स है उसमें 6 वीक्स का क्रेडिट दे रखा है। तो जो हम क्रेडिट निकालेंगे 6 वीक्स का, तो ये जो एवरेज क्रेडिट है इसको हम बोलेंगे डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट देख लेते हैं कैसे आ रहा है। आपको डेटर्स के अमाउंट के लिए चाहिए होगा होम सेल्स। होम सेल्स को आप टाइम लैग जो भी दे रखा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम लैग होम सेल्स के केस में दे रखा है 6 वीक्स का, तो 6 वीक्स का मतलब हो गया 6/52, इजंट इट। तो आपको होम सेल्स दे रखा है 3,12,000 का, इसको 6/52 से आप करेंगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 36,000। करेक्ट है, ये होम सेल्स दे रखी है। आपको एक्सपोर्ट सेल्स भी दे रखी है, तो अब हम एक्सपोर्ट सेल्स की निकाल लेते हैं। और इसका टाइम लैग दिया हुआ है 1.5 मंथ्स। इसका है 1.5 डिवाइड बाई 52। तो हो एक्सपोर्ट सेल्स आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 7,80,000 की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7,80,000 को, तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 22,500। ये फिगर आ गई। अब आपको 36,000 और 22,500 दोनों को ऐड कर लेना है। तो आपके जो डेटर्स आए वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिया हुआ है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो सेलिंग प्राइस लिया हुआ हम उसी को ले लेते हैं। दूसरा इसमें आ गया 58,500। तो जो आपके डेटर्स आए वो आए 58,500 रुपीज़ के। $58,500 डेटर्स आपके आ गए हैं।
अब आपको क्या चाहिए होगा, देखिए यहाँ पर एडवांसेस की कोई फिगर नहीं है, यहाँ पर अदर्स कोई फिगर नहीं है, कैश इज नॉट गिवन ऑल्सो। तो ये तो हमारा असेट साइड कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटीज में से हमें इंफॉर्मेशन देखना होगी कि लायबिलिटीज के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो वेजेस का 1.5 वीक दे रखा है, तो जो वेजेस हम लेंगे वो 1.5 वीक्स लेंगे। वेजेस दे रखे हैं 26 लैक्स की, तो 26 लैक्स का जब आप 1.5 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो ये आ रहा है 75,000। और इस फिगर को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस जो 75,000 है यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो क्रेडिटर्स के बारे में इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। क्रेडिटर्स एक्चुअल में है नहीं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही हैं दोनों। तो इसमें एक तो वेजेस हो गया और एक अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अदर एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्लूडिंग मटेरियल है, तो 9,60,000 है। तो जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें अमाउंट 9,60,000 दिया हुआ है और ये एक्सपेंसेस मटेरियल भी इंक्लूड कर रहा है, उससे कोई इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो 9,60,000 का जो भी टाइम लैग दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1 मंथ का। तो 1 मंथ का 1/12 हो गया, तो ये फिगर आया आपका 80,000। तो 80,000 यहाँ पर आपका ये मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग 80,000, इसी में मैं ये कैलकुलेट कर देता हूँ। ये क्रेडिटर्स की जगह यहाँ अब मैं लिख देता हूँ अदर एक्सपेंसेस 80,000। अब हम इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपली इन सबको टोटल करना है, यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो यू विल गेट द फिगर ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई बेग योर पार्डन, यहाँ पर रॉ मटेरियल इज गिवन एज 80,000, मैंने इसको गलत रीड कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल आप करेंगे ये आपका आ रहा है 1,88,500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,88,500। अब आपको करंट लायबिलिटीज इसमें से लेस करनी होंगी। ये जो करंट लायबिलिटीज आपकी हो रही हैं, टोटल हो रही हैं 1,55,000, इनका टोटल यही हो रहा है। तो जब आप इसमें से 1,55,000 को लेस कर रहे हैं तो यू विल गेट द रिजल्टिंग फिगर ऑफ 33,500। और इसमें कंटिजेंसीज के बारे में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन सो फार। तो ये जो अमाउंट है आपका 33,500 आ जाएगा। अगर ये अमाउंट में मान लीजिए मैं 10% कंटिजेंसीज को जोड़ ले रहा हूँ, सपोज कंटिजेंसीज एट 10% इज गिवन, तो आपको जो ये फिगर आई इसका 10% आप कंटिजेंसीज का 3350 ऐड कर लेंगे, तो यू विल गेट द टोटल फिगर ऑफ 36,850 और दिस विल बी द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, I will respond to your query, and please like and subscribe my channel and don't hesitate to share it. Thank you.